आज हम इंटेंसिव फेज में आज हम 26वें दिन में हैं और आज का दिन 19 नवंबर 2023। मैं गोपाल सिंह आपका होस्ट आप सबका वंस अगेन स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं इंटेंसिव फेज में कई चीजों के बारे में हमने जाना समझा और उसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि हम कैसे अपने इस इंटेंसिव फेज में कई एस्पेक्ट को लेके चल सकते हैं और कई ऐसे पहलू हैं जिसको आज हम साइंस की दृष्टि से अपने खान पान एंड रहन सहन को कैसे और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। और ये जो प्रोग्राम है आज का स्पेशली मैं कहूँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आज आपके सामने आया हूँ। और ये जो टॉपिक है, क्या हम हर फैक्ट्स को बैड कहते हैं या फिर हम हर फैक्ट्स को समझते हैं? ये आज का स्पेशली टॉपिक के रूप में हम सामने आपके लाए हैं। और ये जो टॉपिक है इसको हम डिटेल में समझेंगे भी, बट बिफोर दैट मैं एक छोटी सी बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि हम जब भी ब्रेन की बात करते हैं, हमारा ब्रेन 24/7 वर्किंग कंडीशन में रहता है। सो ये 60% फैट से बना हुआ है। सो ये एक उदाहरण, एक एग्जांपल जस्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। गोइंग फॉरवर्ड विदाउट एनी डिले, लेट मी इनवाइट डॉक्टर श्याम, जो कि डायरेक्टर इनोवेशन एंड साइंस ये हैं और साथ ही साथ इमर्जिंग मार्केट एंड इनोवेशन एंड साइंस पोर्टफोलियो से बिलोंग करते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर श्याम को, जो आपको आगे की तरफ लेके जाएंगे। ओवर टू यू डॉक्टर श्याम। थैंक यू गोपाल एंड नमस्कार सबको मेरे तरफ से। वेरी गुड संडे सबको। आज वन ब्यूटीफुल डे टुडे, क्योंकि आज भी मेरा पिताजी के साथ मैं टाइम बिताने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू स्पेंड सम टाइम विद हिम। लेकिन आपके लिए मैंने सोचा कि सप्लीमेंट मेरे पिताजी को देते हैं, उसके एक सप्लीमेंट के बारे में जब बात करो, एक इंग्रेडिएंट के बारे में, उसका नाम है CoQ10। लेकिन बिफोर आई टॉक अबाउट CoQ10, मुझे आपसे बताना है कि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये फैट के ऊपर है। और वो इंटरेस्टिंग हमारे वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट हमारे इन्वेशन साइंस की डॉक्टर स्वाति शुक्ला, वो हमें इसके बारे में जरा बताएगी। So I'm very excited to have her here. So before she comes on board, मैं आपको CoQ10 के बारे में जरा बात करूं, क्योंकि मैं इसके बारे में जरा जानकारी दिया था probably 2-3 महीने पहले किसी को। तो मैं सोचा कि मैं जरा इसको करूं। तो CoQ10 क्या है? CoQ10 एक महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल है जो उम्र के साथ हमारे ये मॉलिक्यूल रहते हैं। तो हर वक्त लेकिन CoQ10 हमारी बॉडी की सब जगह में है, हमारे सेल मेम्ब्रेन्स में है, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया में है। और किस ऑर्गन्स में ज्यादा पड़ते हैं? हार्ट में, लंग्स में, लिवर में, किडनी, स्प्लीन। तो बहुत सारे ऑर्गन्स में हर वक्त एक्शन है इसके ऊपर, लेकिन उम्र के साथ वो रिड्यूस होते हैं। तो इसके लिए मैं ये सप्लीमेंट मेरे पिताजी को देता हूँ, मैं खुद खाता हूँ, मेरे फादर इन लॉ को देता हूँ। तो CoQ10 दो रूपों में होता है, एक यूबिक्विनॉल को जो सक्रिय रूप है, और यूबिक्विनॉन जो निष्क्रिय रूप है। ये कंपाउंड न सिर्फ ऊर्जा उत्पादन के लिए, बल्कि इसका एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट भी है इसका फंक्शन। सो कई सारी फ्री रेडिकल जो हमारे बॉडी में होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ये CoQ10 बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल के स्वास्थ्य के लिए CoQ10 बहुत फायदेमंद है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और दिल के फंक्शन को बेहतर करके इसे हार्ट फेलियर जैसे स्थितियों में सुधार हो सकता है। तो स्पेशली बहुत स्टडीज आए हैं हार्ट के बेनिफिट्स के। हार्ट और CoQ10 के बहुत बेनिफिट्स हुए हैं स्टडीज। इसके अलावा CoQ10 माइग्रेन कम करने, व्यायाम का इफेक्टिव होने के लिए, और डायबिटीज वाले के लोगों में ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करने में भी सक्षम है। ब्रेन हेल्थ के लिए भी CoQ10 के महत्व है, लेकिन
इस क्षेत्र में और अधिक रिसर्च की जरूरत है। लेटेस्ट स्टडी में हमें दिखाया है कि हाँ, कोक्यूटन ब्रेन डिसीज में बहुत फायदेमंद होते हैं, लेकिन बहुत रिसर्च अभी भी जारी है। तो कोक्यूटन आहार में भी मिलते हैं जैसे फैटी फिश और नट्स में, लेकिन उम्र बढ़ने या कुछ स्वास्थ्य स्थितियों के कारण इस सप्लीमेंट के रूप में लेना जरूरी हो सकता है, लेकिन इसका असर अनेक फैक्टर्स पर निर्भर होता है, जैसे कि मात्रा और सेवन के समय। अगर आप वारफरिन जैसे दवाई ले रहे हैं तो कोक्यूटन से सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो फाइनली कोक्यूटन सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं बल्कि एक स्वस्थ और जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल है। तो यही था मेरा आज का सोच कोक्यूटन पर। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट संडे। डॉक्टर स्वाति, स्टेज इज योर्स। Thank you so much, sir. एक insightful beginning के लिए thank you for the humble introduction. आप सभी को very very hearty welcome, good morning, सुप्रभात। जैसे गोपाल जी ने आपको बताया डे 26 ऑफ इंटेंसिव फेज। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हम फैट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? हमने जैसे हम इस जर्नी में हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे तथ्य हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ्य हैं जो हम लोग के सामने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा न्यूट्रिएंट था जिसपे हमने काफी डिटेल में चर्चा की कि क्या सारे कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए खराब है या हमारे हेल्थ के लिए खराब है और अच्छे हैं। उसी प्रकार से एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिससे रिलेटेड बहुत सारे तथ्य और मिथ्य आपको मिलेंगे, जो कि है फैट, राइट? अगर मैं लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस। ओके, सो अगर हम शुरुआत करें 19वीं सदी की शुरुआत होते होते, दैट इज 19th सेंचुरी की शुरुआत होते होते ये देखा गया कि हार्ट डिजीजेस या ओवरऑल जो हेल्थ है वो डिग्रेड हो रही है और कहीं ना कहीं उसके लिए फैट रिस्पॉन्सिबल है। इससे क्या हुआ, बहुत सारी रिसर्चेस आई कि फैट खराब है या हमारे फैट स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, और फैट के कंजम्पशन में या सेवन में बहुत गिरावट देखी गई। बहुत लोगों ने फैट लेना बंद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी फिर क्या हुआ कि कुछ समय तक सबका स्टेबल रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे जैसे समय बढ़ा फैट का सेवन कम हुआ, रिसर्चेस आती गई, लेकिन फिर भी देखा गया कि जो हार्ट रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं, जो हार्ट रिलेटेड इश्यूज है या ओवरऑल जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो अभी भी इतना इम्प्रूव नहीं हो रहा था। जो हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स है वो अभी भी लोगों में हो रहे थे। फिर ये देखा गया कि अब कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है या हम ऐसा कौन सा एक लूप होल क्रिएट कर रहे हैं अगर हम फैट को भी बंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी भी हेल्थ में डिटोरेशन हो रहा है, गिरावट आ रही है, या जो हार्ट रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं वो अभी भी हो रहे हैं। वहां पर उनको ये पता चला कि फैट, जब आगे और रिसर्चेस हुई एडवांस, कि सिर्फ फैट का सेवन खत्म करना या कम करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किस प्रकार के फैट के सेवन को हमें कम करना है और किस प्रकार के फैट के सेवन को हमको बढ़ाना है, जिससे हेल्थ या हमारा हार्ट जो है वो और हेल्दी हो। इस पे रिसर्चेस आने लग गई और उन्होंने देखा कि सारे फैट भी खराब नहीं होते हैं, राइट? उसमें भी कुछ अच्छे फैट होते हैं और कुछ बेकार फैट या आपके जो बैड फैट होंगे, जो अनहेल्दी फैट होंगे, वो कैटेगराइज होते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में ही हम जानेंगे कि क्या सारे फैट बेकार है, और अगर नहीं है तो वो कौन से फैट्स हैं जिनको आपको ज्यादा लेना चाहिए और कम लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ फैट की, वसा, राइट? कि हमारे शरीर के अंदर हम जब बोलते हैं कि हमारे शरीर में फैट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम काफी सारी स्टेप्स उठाते हैं कि हमारे जो बॉडी फैट परसेंटेज हो वो कम हो, लेकिन वो कौन सा ऐसा बॉडी फैट है जिसको कम होना चाहिए? क्योंकि एक बात साफ है, जिस प्रकार से आप यहाँ जो देख सकते हैं फंक्शंस ऑफ फैट, कि हमारे शरीर में फैट के बहुत सारे उपयोग है, उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि इसेंशियल है और वाइटल है। ऐसा पहले एनर्जी स्टोरेज, फैट जो काम करता है एक इम्पॉर्टेंट, वो होता है एनर्जी स्टोरेज। सारी एनर्जी हमारे शरीर के लिए बेकार नहीं है,
हमारे शरीर को दिन पर दिन काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। पुराने समय में जब फूड इतना एक ऐसा एक रिसोर्सेस था जो आपको एम्पल अमाउंट में नहीं मिलेगा, उसकी स्कार्सिटी भी होती थी पुराने समय में। वहां पर आपका शरीर कैसे चलेगा, राइट? आपका कार्बोहाइड्रेट फॉर्म स्टोर्ड है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, लेकिन इसके बाद फैट एक ऐसा एक न्यूट्रिएंट होता है जो आपके शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो आपके शरीर को हर दिन की दिनचर्या को बढ़ाने के लिए गुड अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर आप देखिए कार्बोहाइड्रेट को या अगर आप देखिए प्रोटीन को, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन आपको 4 किलो कैलोरी देता है। वहीं पर ही फैट, 1 ग्राम फैट आपको 9 किलो कैलोरी देगा एनर्जी या ऊर्जा। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का हमारे शरीर के लिए। दूसरा इसका फंक्शन है इंसुलेशन। इंसुलेशन मतलब जो आपकी हीट की लॉस को प्रिवेंट करता है। हम जो ह्यूमन बीइंग है, राइट, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, वार्म ब्लडेड, हम कोल्ड ब्लडेड नहीं है। तो हमारे शरीर में थर्मो रेगुलेशन या तापमान का जो एक कंट्रोल करने की जो एक प्रक्रिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने भी वेदर आ जाए, हम कभी पसीना हम निकालते हैं, कभी हमको कपकपाहट होती है, ये सारे मैकेनिज्म है कि हम अपने शरीर के तापमान को गर्म रखें अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो ये वार्म ब्लडेड होता है। फैट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो जो हमारे शरीर के तापमान को जो रेगुलेट करने की जो प्रक्रिया है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो इसकी एक छोटी एक पतली सी एक परत होती है आपके ठीक स्किन के नीचे, राइट, जिसे हम सब क्यूटेनियस फैट बोलते हैं। ये हमारे शरीर को जो हीट लॉस होता है उसको प्रिवेंट करता है, राइट, और हमको हमारे शरीर की टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। सो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटेक्शन। ना हमारे शरीर जो ऊपर से आप देखते हैं जिसमें स्किन है, आपके बोन्स है, आपके मसल्स है, राइट, आपकी जो विसरल ऑर्गन्स है, वाइटल है, इन सब के ऊपर एक कवरिंग है। जैसे आपकी स्किन है, राइट, आपकी स्किन आपके जो बाकी शरीर के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो विसरल ऑर्गन्स है, जो वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे आपका हार्ट हो गया, आपका जो एब्डोमेन में आपके जो किडनी हो गया, लिवर हो गया, लंग्स हो गए, इन सब ये बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं। तो इनको प्रॉपर प्रोटेक्शन की जरूरत होती है एक्सट्रीम में। कहीं आपको झटका लगा, राइट, आपका कहीं पे किसी प्रेशर के साथ आप एक्सर्शन हुआ, यहाँ पर जो वाइटल ऑर्गन्स है, क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यू से बने हुए, इनको चोट पहुंचने की जो इनकी टेंडेंसी होती है वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन, एक कुशनिंग इफेक्ट की जरूरत है। वो प्रोटेक्शन, वो कुशनिंग इफेक्ट इस फैट से मिलता है। उसी के साथ साथ हार्मोन प्रोडक्शन। हमारे शरीर में ऐसे काफी सारे हार्मोन्स हैं जो फैट प्रकृति के होते हैं, जैसे लेप्टिन। हमने काफी सारे सेशंस में सुना लेप्टिन हार्मोन के बारे में, राइट, जो हमको सटाइटी प्रोवाइड करता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। इसी प्रकार से वो हमारे एनर्जी बैलेंस को मेंटेन रखता है। वो एक तरीके से जो फैट सेल्स होते हैं उनसे प्रोड्यूस होता है। उसी के साथ साथ एक दूसरा हार्मोन होता है जैसे रेजिस्टिन। रेजिस्टिन एक प्रकार का गेन फैट प्रकृति का होता है जो इंसुलिन सेंसिटिविटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। हमारे शरीर में काफी सारे जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे फैट प्रकृति के होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं नेचर में। तो शरीर में हार्मोन प्रोडक्शन के लिए भी फैट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। देन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। आपने सुना होगा जैसे कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं आपके विटामिन ए, विटामिन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन ए, डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे न्यूट्रिएंट्स फैट सोल्यूबल होते हैं, यानी ये सिर्फ फैट में ही घुलनशील होंगे। अगर आप इनको पानी के साथ लेंगे तो ये घुलनशील नहीं होंगे, या हमारे शरीर में प्रॉपर्ली इसी वजह से एब्जॉर्ब नहीं होंगे। इसी वजह से बोला जाता है कि इन सप्लीमेंट्स को स्पेशली आप खाने के साथ लें। क्यों? क्योंकि ये जो आपके खाने में फैट है उसके साथ ही ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगा। हमारे खाने में जो हम बोलते हैं कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और फूड ऑप्शंस को आप इंक्लूड करें। क्यों? उनमें भी फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी फैट में ही घुलनशील होते हैं। तो फैट ऐसे न्यूट्रिएंट्स की जो एब्जॉर्प्शन है उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन सेल फंक्शन। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी छोटे 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 बहुत सारे सेल्स से मिलकर के बनी है, राइट?
जैसे हमने एग्जांपल दिया हमारी स्किन, वो हमारे पूरे शरीर को एक आउटर लेयर देती है, एक कवरिंग देती है, एक स्ट्रक्चर देती है। उसी प्रकार से सेल का भी एक स्ट्रक्चर होता है जो उसकी फ्लूइडिटी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। तो वो जो एक आउटर लेयर होती है सेल की, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो भी एक प्रकार के फैट से ही बना होता है, जिसको फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, राइट? ये क्या करता है? उसको एक स्ट्रक्चर दे रहा है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखता है। जैसे हमारी स्किन प्लास्टिक नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, राइट? उसी प्रकार से सेल मेम्ब्रेन भी फ्लेक्सिबल होता है और वो कंट्रोल रखता है कि आपकी सेल के अंदर क्या जाना चाहिए, जैसे अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, और किन चीजों को रोकना चाहिए, जैसे अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स। तो वहां पर भी एक फैट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देन ब्रेन हेल्थ, जैसे गोपाल जी ने बिल्कुल सही बोला, हमारे ब्रेन में जो ब्रेन होता है वो 60 से 70% फैट होता है। तो आप सोचिए, बिना फैट के हमारा ब्रेन कैसे काम करेगा? सो फैट हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, उसके स्ट्रक्चर के लिए, उसकी बनावट के लिए, उसके फंक्शन के लिए जरूरी है। आपने सुना ही होगा EPA एंड DHA, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, वो हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए कितने जरूरी है। मेमोरी, लर्निंग, इमोशंस, कितने सारे फंक्शंस में हेल्प करता है। अगर आप देखें नर्व, जो हमारा नर्व इम्पल्स होता है, आप किसी भी पानी को के ग्लास को छूते हैं, अगर वो गर्म है, फौरन मिली सेकेंड्स में आपका ब्रेन उसको एनालाइज कर लेता है कि पानी का ग्लास गर्म है, आपको उसको नहीं छूना है, और आप उंगली पीछे हटा लेते हैं, राइट? तो आपके फिंगर टिप्स से लेकर के ब्रेन तक, और वापस से ब्रेन से लेकर फिंगर टिप्स तक, कितने सारे नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। तो जिस प्रकार से अगर आप एक इलेक्ट्रिक वायर देखते हैं, इलेक्ट्रिक वायर में क्या होता है, अगर आप देखेंगे उसके ऊपर एक PVC की कोटिंग होती है। इलेक्ट्रिक वायर आपका सिल्वर कलर का बीच में होगा, लेकिन उसके आसपास PVC कोटिंग होती है। क्यों होती है वो? क्योंकि वो पहला आपको शॉक से बचाती है, दूसरा जो आपका जो नर्व इम्पल्स होता है, जो इलेक्ट्रिक वो जो करंट है, एक प्रकार से जो जैसे वायर में होता है, आपको शॉक से बचाता है, दूसरा उसका कंडक्शन अच्छा होता है इलेक्ट्रिसिटी का। उसी प्रकार से हमारे ब्रेन में भी जो नर्व फाइबर्स हैं, जो ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये भी छोटे छोटे करंट के थ्रू ही कम्युनिकेशन होता है। तो वहां पर भी एक फैट की परत की जरूरत है, जिसे माइलिन बोलते हैं। ये माइलिन इन करंट से शॉक बचाता है, एब्जॉर्ब करता है, दूसरा जो कंडक्शन है, नर्व इम्पल्स, मिली सेकेंड्स में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको अच्छे से स्थापित करता है। देन कुशनिंग अराउंड सॉफ्ट ऑर्गन्स, हमने देखा कि किस प्रकार से वो जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है हमारे शरीर में, जो विसरल ऑर्गन्स है, उनको शॉक को एब्जॉर्ब करके उनको किसी भी प्रकार की डैमेज से बचाता है। एंड देन रेगुलेटिंग हंगर एंड सटाइटी, जैसे लेप्टिन हार्मोन हो गया, वो आपका सटाइटी हार्मोन है। तो इस प्रकार से आपके हंगर और आपकी जो सटाइटी है, उन जो फीलिंग्स है, उनको भी रेगुलेट करता है, उस एनर्जी बैलेंस को उसके प्रकार रेगुलेट करता है। और इसी वजह से हमारे शरीर में फैट का होना जरूरी है, और अलग अलग स्टैंडर्ड्स भी बनाए गए, जैसे आपने एक सेशन में देखा था कि कितना हमारे शरीर में बॉडी फैट जरूरी है। तो फीमेल्स में ये अलग अलग एज के लिए अलग अलग इनके मापदंड सेट किए गए हैं। फीमेल्स में ये कहीं पर अगर आप देखेंगे तो ये अराउंड 21 से 35% तक हो सकता है, या 36% हो सकता है, जबकि वहीं पर मेल में ये आपका कहीं पर भी 8 से लेकर के ये अराउंड अगर आप देखें तो 18 या 19% तक हो सकता है। माय अपॉलॉजीज, या आपका 8 से लेकर के अराउंड 25% तक हो सकता है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने तो बात कर ली कि हमारे शरीर को फैट की जरूरत है, और हम ये भी जानते हैं कि फैट अलग अलग जगह पे हमारे जो शरीर होता है वहां पर प्रेजेंट होता है। जैसे पहला है सबक्यूटेनियस फैट, वो हमारे ठीक शरीर के नीचे प्रेजेंट है, दैट इज सबक्यूटेनियस फैट। दूसरा होता है विसरल फैट, जो हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशली जो हमारे एब्डोमिनल एरिया में प्रेजेंट होते हैं, राइट? वहां पर जो फैट जिस प्रकार से प्रेजेंट होता है उसको विसरल फैट बोलते हैं। और एक होता है हमारा रेट्रोपेरिटोनियल फैट। रेट्रोपेरिटोनियल फैट जो आपके बैक साइड पे, जहां पर आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये उधर की तरफ प्रेजेंट होता है, और ये भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होता है। तो होता क्या है, अगर आपका सबक्यूटेनियस विसरल फैट और आपका रेट्रोपेरिटोनियल फैट
जो जितना अमाउंट में जरूरी है हमारे शरीर को, अगर उतने ऑप्टिमल अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो तो आप जो भी मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं, राइट, क्योंकि हम जानते हैं फैट को और जो मेटाबॉलिक हेल्थ है उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो देखने वाली बात ये है कि जब ये तीनों प्रकार के फैट हमारे ऑप्टिमल अमाउंट प्रेजेंट होते हैं जितने हमारे शरीर को जरूरत है, तो हमें किसी प्रकार के जो मेटाबॉलिक फ्लक्चुएशन है उसका लोएस्ट रिस्क होता है। लेकिन अगर इसका अमाउंट थोड़ा भी बढ़ा, और स्पेशली अगर आप देखेंगे कि अभी विसरल फैट आपका डिस्टर्ब नहीं हो रहा है जो यहाँ पर प्रेजेंट है, जो विसरल ऑर्गन्स के आसपास प्रेजेंट है, लेकिन जो हमारे स्किन के ठीक नीचे सबक्यूटेनियस फैट है, अगर वहां पर ये धीरे धीरे बढ़ना इसका शुरू हुआ along with retroperitoneal fat, तब धीरे धीरे आपका रिस्क बढ़ने लगेगा। ना जब एस्थेटिकली इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका इंचेस बढ़ रहे हैं, राइट, आपका जो स्टमक है, टमी एरिया वो फ्लैबी हो रहा है, तो यहाँ पर आपका जो भी मेटाबॉलिक डिजीजेस है या जो डिसऑर्डर्स है उसके जो रिस्क है वो मॉडरेट की तरफ बढ़ेगा। लेकिन हाईएस्ट रिस्क होता है जब आपका विसरल फैट हाई होता है, राइट, क्योंकि वो डायरेक्ट टेंडेंसी रख सकता है, उसकी कैपेबिलिटी इतनी पोटेंशियल है कि वो फैट आपके विसरल ऑर्गन्स को अफेक्ट करे, जैसे हार्ट, राइट। तो जब अगर आप यहाँ पर देखें, जब विसरल फैट का अमाउंट ज्यादा है इवन एज कंपेयर टू सबक्यूटेनियस फैट, तब किसी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या फ्लक्चुएशंस का हाईएस्ट अमाउंट में रिस्क होता है। और इसीलिए हम अलग अलग प्रकार से, क्योंकि सबक्यूटेनियस फैट आसान है, आप अपने शरीर के थ्रू आप देख सकते हैं जैसे आपका इंचेस बढ़ रहे हैं, राइट, आपका स्किन फ्लैबी हो रहा है, लेकिन विसरल फैट आपके शरीर में कितना है वो जानना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो आप naked eye से नहीं देख सकते। और इसीलिए आपको रिकमेंडेशन होता है कि आप एनालाइजर्स के थ्रू, जैसे बीसीए मशीन हो गया, उसके थ्रू अपने विसरल फैट को चेक रखें, राइट। यही जरूरी है कि आप अपने विसरल फैट को हमेशा कंट्रोल में रखें, अलग अलग जो भी रिकमेंडेशंस हैं उसके थ्रू। ना टाइप्स ऑफ एडिपोज टिश्यू, तो हमने ये भी देखा कि हमारे जो फैट सेल्स हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, राइट, और वो स्टोर होते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो एडिपोज टिश्यू जहां पर फैट स्टोर होता है वो भी तीन प्रकार के होते हैं। अगर आप देखें, एक होता है आपका ब्राउन एडिपोज टिश्यू, एक होता है आपका पी जैसे एडिपोज टिश्यू, और तीसरा होता है व्हाइट एडिपोज टिश्यू। सबसे ज्यादा अमाउंट में जो हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है वो होता है व्हाइट एडिपोज टिश्यू। और क्यों उसको व्हाइट एडिपोज टिश्यू बोलते हैं? क्योंकि अगर आप ऊपर ये स्ट्रक्चर देखें, इसमें एक बड़ा आपका लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा और छोटे छोटे ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? पावर हाउस होते हैं हमारे सेल के, राइट। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे शरीर के अंदर व्हाइट एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता है, जो सबक्यूटेनियस फैट के फॉर्म में, विसरल फैट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दूसरा एक होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ये ज्यादातर इन्फेंसी में, जब शिशु का जो स्टेज होता है एज में, वहां पर देखा जाता है। इसे ब्राउन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे जो आपके लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पावर हाउस जैसे हम बोल रहे हैं, उसके अंदर पावर जनरेशन करने की क्षमता होती है। और इसको ब्राउन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर आयरन का अमाउंट ज्यादा होता है। आयरन इसी वजह से ये ब्राउन कलर का होता है। जैसे जैसे हम एज में बढ़ते हैं ये व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, इसका आयरन भी खत्म होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होता जाता है। तो ये शिशुओं में जरूरत होती है, क्यों? क्योंकि उस समय पे थर्मो रेगुलेशन एक इम्पोर्टेंट होता है, उनके अंदर हीट जनरेट करने की एक क्षमता होनी चाहिए, राइट, ताकि नॉन शिवरिंग हो बच्चों के अंदर, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प मिले। बड़े होते होते ये आपका जब व्हाइट एडिपोज में खत्म होता है तो उसके और फंक्शंस होते हैं, जैसे ये एनर्जी को स्टोर करता है, इंसुलेशन, जो भी हमने अलग अलग फंक्शंस बताए फैट के। और बीज एडिपोज टिश्यू हमारा बीज का होता है, राइट, ये एक ट्रांजिशनल फॉर्म है। जब हमारा व्हाइट एडिपोज टिश्यू ब्राउन की तरफ या ब्राउन व्हाइट की तरफ जाता है तो बीच में जो एक स्टेज होती है वो बीज फैट सेल की होती है। तो ये देखा गया है अभी, हालांकि इस पर रिसर्चेस और चल रही हैं कि किस प्रकार से हम अपने व्हाइट एडिपोज टिश्यू को ब्राउन एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है तो वो पावर हाउस है, उसके अंदर एनर्जी को जनरेट करने की, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने की क्षमता है।
तो जैसे जैसे हम एज हो रहे करते हैं तो व्हाइट एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता जाता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू के। लेकिन अभी भी रिसर्चेस चल रही हैं जिसमें देखा गया है कि अगर आप गुड अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उससे कुछ कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए कि ब्राउन एडिपोज टिश्यू की क्षमता ज्यादा हो जाती है या उसका नंबर ज्यादा हो जाता है। या ये देखा गया है कि हमारे शरीर में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, राइट, आयरिसिन जिसको बोलते हैं ना। ये आयरिसिन एक ऐसा प्रोटीन है जो क्षमता रखता है व्हाइट को ब्राउन एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन ये आयरिसिन प्रोटीन सेडेंटरी वुमेन या मेन में कम होता है एज कम्पेयर टू जो फिजिकली ज्यादा एक्टिव होते हैं उनमें। तो इसी वजह से, हालांकि ये एक टॉपिक ऐसा है जिस पर कंटिन्यूसली अभी भी रिसर्च चल रही है, लेकिन इसका एक सार यही है कि आपको फिजिकली हमेशा एक्टिव रहना होगा, राइट। आपको अपने डाइट में अच्छा अमाउंट में प्रोटीन लेना होगा, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पड़ेगा किस प्रकार का आपका एडिपोज टिश्यू आपके शरीर में है। तो अभी तक तो हमने बात करी कि किस प्रकार का फैट हमारे शरीर में होता है, कैसे स्टोर होता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं। अब बात करते हैं फैट जो हमारी डाइट में प्रेजेंट होता है। तो अलग अलग प्रकार के फैट्स होते हैं हमारे डाइट के अंदर, और यहीं पर ही आपका जानना जरूरी है कि कौन से फैट हेल्दी है और कौन से अनहेल्दी फैट्स है। अगर हम देखें तो पहले जो एक प्रकार के फैट होते हैं होते हैं मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं, इसके अभी हम आगे और डिटेल में देखेंगे इसके जो बीच का अंतर है। लेकिन ये एक ऐसे प्रकार के फैट्स है जो प्लांट सोर्सेस से पाए जाते हैं, ये हमारे शरीर के लिए हेल्दी होते हैं। दूसरे प्रकार के फैट्स होते हैं सैचुरेटेड फैट्स, जो ज्यादातर हमको एनिमल सोर्सेस से मिलते हैं। हालांकि वहां पर भी एक्सेप्शन है, जैसे कोकोनट ऑयल, राइट। सैचुरेटेड फैट्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और ज्यादातर आपको एनिमल सोर्सेस से मिलेंगे, जैसे रेड मीट में प्रेजेंट होते हैं, घी, बटर, राइट, वो सारे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। देन पार्शियली हाइड्रोजनेटेड फैट्स जिन्हें ट्रांस फैट्स बोलते हैं, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। इनफैक्ट सैचुरेटेड फैट से भी ज्यादा खतरनाक इनको माना जाता है। ये एक स्लो टॉक्सिन की तरह काम करते हैं हमारे शरीर में। तो अब देखते हैं कि इन फैट्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स की, तो अनसैचुरेशन का यहाँ मतलब है कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है। हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे आगे। अगर आपके फैट के मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड हुआ, एक मोनो, राइट, तो वो मोनो अनसैचुरेटेड फैट हुआ। अब क्यों आपके अनसैचुरेटेड फैट्स लिक्विड होते हैं वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ आपका जानना जरूरी है कि जब अनसैचुरेशन होता है, यानी इसके अंदर जब आपके डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो वाले फैट्स जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं आपके रूम टेम्परेचर पे। अगर आप देखेंगे जैसे यहाँ कनोला ऑयल है, आपका ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, ये आपके लिक्विड होते हैं। और जैसे एवोकाडोस, ये हमारे कुछ सोर्सेज होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स के। देन पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, पॉली मतलब बहुत सारे, तो यहाँ पर काफी सारे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ एक नहीं। ये भी लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे, और इनके सोर्सेज जैसे सेफ्लार। सेफ्लार सनफ्लावर डिफरेंट है। सनफ्लावर हम जानते हैं सूरजमुखी, सेफ्लार भी एक प्रकार का फ्लावर होता है, इसको कुसुम भी बोलते हैं, राइट। वो सेफ्लार का भी जो सीड होता है जिससे ऑयल निकलता है वो बहुत हेल्दी होता है। आपका सेसमे यानी तिल का ऑयल, देन सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न, सोयाबीन ऑयल, नट्स और सीड्स, जो भी हम अलग अलग नट्स होते हैं, हमारे सीड्स होते हैं, पंपकिन सीड्स हो गए, चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, देन आपका कैश्यू नट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, इन सब में अच्छे अमाउंट में पॉली अनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट होता है। देन सैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स सॉलिड। तो आप हमेशा याद रखिए, जो भी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं फैट्स, वो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जैसे आपका मीट और डेयरी फूड्स और ट्रांस फूड्स। ना ट्रांस फूड्स कैसे बनता है? ट्रांस फूड्स नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता है। वो कैसे प्रेजेंट होता है? जब भी लिक्विड ऑयल को हम बहुत ज्यादा जब हीट करेंगे तो उससे ही ये बनता है हमारा ट्रांस फैट, राइट। ये ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ये आपके जो भी रैंसिड कंडीशंस होते हैं उनको ये स्टैंड कर सकता है, हाई टेम्परेचर को स्टैंड कर सकता है। जैसे आपके अलग अलग प्रकार के जो सोर्स होते हैं, जैसे फ्राइड फूड्स हो गया, कचौड़ी, समोसाज, जो बेक्ड गुड्स हो गया, पेस्ट्रीज, कुकीज, उसके अंदर जिस प्रकार का फैट यूज होता है वो होता है हमारा ट्रांस फैट। अब थोड़ा सा गौर से देखते हैं स्ट्रक्चर को, जो हम सॉलिड लिक्विड की बात कर रहे थे वो क्यों होता है।
अगर आप यहाँ पर देखें, ये एक फैट का मॉलिक्यूल है, राइट? ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ग्लिसरॉल, ये हमारा वाटर सॉल्युबल होता है, और नीचे वाला जो एरिया है ये हमारा फैट सॉल्युबल होता है, यानी फैट में ही घुलनशील हो सकता है। अगर आप देखें तो ये जो फैटी एसिड्स हैं, ये एकदम सीधी लाइन में, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। अब हुआ क्या, जब ये सीधी लाइन में है, यानी ये सारे मॉलिक्यूल एक जैसे। अब आप इमेजिन कीजिए, अगर ऐसे ही काफी सारे मॉलिक्यूल्स लाइन में एक दूसरे के साथ लगे होंगे तो होगा क्या, क्योंकि ये तो एक लाइन में है, क्या होगा, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, राइट? एक 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 ज्वाइन करके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, जहां पर कोई गैप नहीं है बीच में। तो उससे होगा क्या, एक टाइटनेस आएगी, एक हार्डनेस आएगी। इसी वजह से सैचुरेटेड फैट सॉलिड होता है। लेकिन अगर आप अनसैचुरेटेड फैट देखें, यहाँ पर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप ये देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया, टेढ़ा हो गया यहाँ पर। अब आप इमेजिन कीजिए कि ये ऑयल या ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो टिल्ट है, जो एक यहाँ पर जो हल्का सा ये टेढ़ा हो रहा है, इसकी वजह से क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक नहीं हो पाएंगे एक दूसरे के साथ, कहीं ना कहीं इनके बीच में गैप रहेगा। इसी वजह से, क्योंकि टाइटली पैक नहीं होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और ट्रांस फैट्स जो स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। अगर आप देखें तो क्या होता है, ये बेसिकली आपका अनसैचुरेटेड फैट होता है, अनसैचुरेटेड यानी लिक्विड होता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन ऐड करके यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को कॉम्पैक्ट कर देते। तो यहाँ पर आप डबल बॉन्ड में देखेंगे, लेकिन इसमें हाइड्रोजन को इस प्रकार से ऐड किया जाता है कि ये एक सीधा, एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनाता है, और इसी वजह से ये कॉम्पैक्ट होकर के सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर, राइट? नाउ पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, हमने देखा कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं। ये भी दो प्रकार से हो सकते हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 हम जानते हैं, इसके अंदर हमारा EPA आता है, हमारा DHA आता है। बेसिकली अगर मैं देखूं और आपको बताऊं तो प्रिंसिपली ये जो हमारी जो सी फूड होता है, जैसे आपकी सार्डीन, आपका मैक्रेल, आपका एंचोवीज, इन फिशेस में प्रेजेंट होता है, राइट? प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ ओमेगा 3, जैसे आपका DHA एंड EPA आपके ब्रेन में जो हेल्प करता है, जिसे हम बार बार बोलते हैं, ये आपके नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज या सी फूड में ही प्रेजेंट होता है। वेजिटेरियन में भी ये ओमेगा 3 प्रेजेंट होता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ALA यानी अल्फा लिनोलेइक एसिड। तो जब हम ALA लेते हैं, या वेजिटेरियंस जो होते हैं, यहीं पर ही उनको एक डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि उनको डायरेक्ट फॉर्म ऑफ EPA और DHA नहीं मिल रहा है, उनको ALA मिलता है अलग अलग प्रकार से, राइट? जैसे चिया सीड, फ्लेक्स सीड्स, वॉलनट्स, उनके थ्रू ALA मिलता है, जो फिर हमारे शरीर में जाकर के कुछ मात्रा में EPA और DHA में कन्वर्ट हो जाता है। और इसीलिए जो वेजिटेरियंस होते हैं वो समटाइम्स डिवॉइड रह जाते हैं इस ओमेगा 3 जो EPA और DHA है इन फैटी एसिड्स में। तो वहीं पर ही उनको बोला जाता है कि आप सप्लीमेंट्स लीजिए, जिसमें ओमेगा 3 आपको डायरेक्ट EPA और DHA के फॉर्म में मिले। और इसके काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी, हार्ट हेल्थ, ब्रेन फंक्शन। दूसरी तरफ होते हैं पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की फॉर्म में, जो आपके ज्यादातर जो वेजिटेबल सोर्स होते हैं, जैसे वेजिटेबल ऑयल्स, फ्लैक्स सीड्स, आपके एग, उनमें प्रेजेंट होते हैं। और इनके कुछ एग्जांपल्स जैसे लिनोलेइक एसिड, या फिर आपका प्रेजेंट हो गया अरेकिडोनिक एसिड। इनके भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे सेल का स्ट्रक्चर, हार्मोन का प्रोडक्शन, वहां पर ओमेगा 6 जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको एक अच्छा बैलेंस मेंटेन रखना है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बीच में, राइट? अलग अलग काफी एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हार्वर्ड, WHO, EFSA विच इज यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी। वो आपको बताता है कि आपको ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बीच में एक रेशियो को मेंटेन करना चाहिए, एक बैलेंस रखना चाहिए, राइट? कितना रेशियो रखना चाहिए, कितना अनुपात होना चाहिए, उस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। बट कहीं 1:1 ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का, वहां से लेकर 1:10 ओमेगा 3 यानी 1 और ओमेगा 6 10 पार्ट, 1:10 तक की रेशियो में आपका ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन क्या होता है, हम आज के समय में देखिए जिस प्रकार से हम इतना रिफाइंड फूड्स खा रहे हैं, हम इतने फ्राइड फूड्स खा रहे हैं, इतना ऑयल का कंजम्पशन कर रहे हैं, हमारा ओमेगा 6 का जो कंजम्पशन है वो इवन 15th पार्ट, 16 पार्ट तक पहुंच जाता है, यानी 1:15। क्यों? क्योंकि एक तो हम ऐसा प्रकार का खाना खा रहे हैं
और हमारी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी है, तो वो हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिक हेल्थ है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस कर सकता है। तो इसीलिए जो उसका एक रेशियो है 1:1 से 1:10 तक का, उसको मेंटेन करना जरूरी है। कैसे? आप जैसे वेजिटेबल ऑयल्स ले रहे हैं, आप उसका कंजम्पशन रखें, लेकिन थोड़ा सा लोअर अमाउंट में। साथ ही साथ आप अपने ओमेगा 3 के कंटेंट को इंप्रूव करें। तो यही जो हम अभी इतने दिन से बात कर रहे थे, इतनी देर से, कि किस प्रकार की फैट्स हमारे शरीर के लिए जरूरी है, तो नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन भी रिकमेंड करता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा मूफा और पूफा यानी मोनो और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स को लेना चाहिए एज कंपेयर टू सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स में। इनफैक्ट हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन बोलता है कि हमें ट्रांस फैट्स को तो पूरा अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अनसैचुरेटेड फैट्स है वो हमारे हेल्दी जो कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है। सैचुरेटेड फैट अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, लेकिन हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को टच नहीं करता। लेकिन ट्रांस फैट्स हमारे अनहेल्दी फैट्स को बढ़ाता है और हेल्दी जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है शरीर के अंदर। इसीलिए हमें कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए ट्रांस फैट्स को, लिमिट करना चाहिए सैचुरेटेड फैट्स को, और रिप्लेस करना चाहिए हमेशा गुड अमाउंट ऑफ मूफा एंड पूफा वाले फैट से। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। एक आपने बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस देखी होगी, रीहीट करना ऑयल को, उसको हमको कम करना चाहिए। हमें बार बार तेल को या ऑयल को हीट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम हीट करते हैं ऑयल को, इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो टूट जाता है। इससे क्या होता है? इससे अनहेल्दी कंपाउंड्स निकलते हैं, राइट? एक्रोलीन जैसा हार्मफुल केमिकल निकलता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होता है। ट्रांस फैट्स बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए आप ध्यान रखिए, अगर आप कुछ डीप फ्राई कर भी रहे हैं तो बहुत कम अमाउंट ऑयल में फ्राई करें, ताकि उसका बार बार आपको यूज ना करना पड़े। देन हिडन फैट्स, जैसे कुछ आप देखेंगे कि आपका होल व्हीट ब्रेड है, राइट, या आपके होल मिलेट के कुकीज हैं, तो वहां पर आप देखें कि वो हेल्दी तो दिख रहे हैं आपको, उसमें होल व्हीट फ्लावर है, उसके अंदर मिलेट्स है, लेकिन उसको टेस्टी बनाने के लिए उसमें बहुत अमाउंट में फैट भी जाता है। अगर वो बोल रहे हैं नो शुगर, तो आप देखिए क्या उसके अंदर शुगर का सब्स्टिट्यूट फैट तो नहीं। तो उन हिडन फैक्ट्स का भी आप ध्यान रखिए कि उसमें उसके न्यूट्रिशन लेवल को पढ़िए कि उसके ट्रांस फैट्स तो नहीं प्रेजेंट है। देन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, आज के समय में वापस से ट्रेंड आ गया है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का, जैसे पुराने जमाने में होता था। क्यों? क्योंकि जब हम प्रोसेस करते हैं किसी भी ऑयल का, जैसे हम अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल ऑयल लेते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की प्रोसेसिंग होती है, हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, केमिकल सॉल्वेंट्स का यूज होता है। उससे होता क्या है, जो हमारे ऑयल का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाता है। इसीलिए आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, वहां पर न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होती है, उसका एरोमा अच्छा होता है, राइट? तो आप कोल्ड प्रेस्ड का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं। एंड देन रिफाइनमेंट, राइट, जो हम बात कर रहे हैं प्रोसेस्ड ऑयल्स जो प्रेजेंट होते हैं, तो इम्प्योरिटीज और ओडर को तो निकाल देता है, लेकिन साथ साथ में इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी निकाल सकता है। तो आप ये कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपकी रोजमर्रा के जीवन में हेल्प कर सकते हैं। तो कुछ ट्रिप्स और हैक्स, जैसे आप अपने फैट के कंटेंट को कंप्लीटली अवॉइड मत कीजिए, बट उसको एक मॉडरेशन में जरूर से लीजिए, राइट? ज्यादा से ज्यादा आप अनसैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल करें। फ्राइंग और डीप फ्राइंग की जगह आप ग्रिल करें, खाने को रोस्ट करें, राइट? आप उसमें बॉइलिंग करें, स्टीम करें, ऐसे कुकिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करें। फैटी सॉसेस, जहाँ पर हम बहुत ग्रेवी वाला फैट रिच ग्रेवी यूज करें, उसकी जगह आप अपने फूड को सीजन करें लेमन जूस के साथ, हर्ब्स के साथ, स्पाइसेस के साथ, राइट? बेकिंग का जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बेकिंग में फैट की जगह आप और प्रकार के जो फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनसे भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा। जैसे आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का पल्प इस्तेमाल कर सकते हैं ऑयल की जगह बेकिंग में। जैसे बनाना हो गया, मैश्ड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट और एक अच्छा सोर्स होता है जो आपको बेकिंग में अच्छे रिजल्ट देता है। जब आप नॉन वेजिटेरियन कोई डिश पका रहे हैं जैसे चिकन, तो आप उसकी स्किन को निकाल दें, क्योंकि वहीं पर ही सबसे ज्यादा फैट प्रेजेंट होता है। और कुकिंग ऑयल्स जब आप इस्तेमाल करें तो आप उसको रोटेट करें, क्योंकि हर एक ऑयल का आप एक सीड से ही एक ऑयल निकल रहा है, राइट? उसके अंदर कुछ फैटी एसिड्स प्रेजेंट है, लेकिन हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के फैटी एसिड्स की जरूरत होती है। तो जब आप रोटेट करेंगे आपको सारे अलग अलग प्रकार के इसेंशियल फैटी एसिड्स मिलेंगे।
तो आप अपने कुकिंग ऑयल्स में रोटेशन लेकर के आए। इसी के साथ मैं आज का सेशन कंक्लूड करती हूँ ये एक्टिविटी ऑफ द डे के साथ कि आप अपनी डाइट में हाई फैट और लो फैट फूड को आइडेंटिफाई करें, उन्हें लिस्ट करें, उन्हें एनालाइज करें और हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।